दोस्तों, यह प्रभा की कहानी का दूसरा और आखिरी भाग है, जिसमें प्रभा के लिए शादी बन गई एक सजा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि लक्ष्य जिस सुकून की बात कर रहा है, वह सुकून उसे अपने बच्चे से नहीं, बल्कि प्रभा से ही मिल सकता था। एक गहरी सांस लेकर लक्ष्य की माँ उसके कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन अपनी माँ के जाते ही लक्ष्य गुस्से से घूर कर प्रभा को देखने लगा और कहने लगा, प्रभा, यह सारा किया धरा तुम्हारा ही है ना? शाबाश प्रभा, शाबाश। आखिरकार तुमने अपने जादू से मेरी माँ को भी अपनी तरफ कर ही लिया ना। सारा दिन मेरी माँ के साथ बैठकर उन्हें मेरे खिलाफ भड़काती रहती हो ना। अरे, मुझे जैसा पति अगर किसी और लड़की को मिलता ना, तो वह मेरे पैर धोकर पी लेती। और एक तुम हो कि तुम मेरी माँ को मेरे ही खिलाफ भड़का रही हो। इतना कहकर लक्ष्य कमरे से बाहर चला गया तो प्रभा भी उसके पीछे पीछे जाने लगी और कहने लगी, लक्ष्य मेरी बात सुनिए, मैंने मम्मी जी से कुछ भी नहीं कहा है। प्लीज रुक जाइए लक्ष्य, और प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने सच में किसी को कुछ भी नहीं बताया है। प्रभा ऐसी हालत में भी लक्ष्य के पीछे पीछे भागती रही, लेकिन लक्ष्य तो उसकी एक भी बात सुने बिना गाड़ी में बैठकर जा चुका था। और फिर जब लक्ष्य की माँ ने प्रभा को इतना तेज तेज चलते हुए देखा, तो उन्होंने प्रभा का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले जाकर कहने लगी, जाने दो उसे प्रभा बेटा, पता नहीं इस लड़के के दिमाग में क्या चलता रहता है, लेकिन फिलहाल तो तुम उसे छोड़कर बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। प्रभा एक बार फिर से रोने लगी, क्योंकि अब उसे डर लग रहा था कि रात को जब लक्ष्य वापस आएगा तो पता नहीं उसके साथ कैसा सलूक करेगा। प्रभा की सास ने भी प्रभा के चेहरे पर उस डर को महसूस किया और वह प्रभा का डर दूर करने के लिए कहने लगी, प्रभा बेटा, तुम फिक्र मत करो, लक्ष्य बचपन से ही मेरा लाडला रहा है ना, और ऊपर से वह मेरा इकलौता बेटा भी है, इसलिए आज तक उसे हम सबसे सिर्फ प्यार ही मिला है। बस यही वजह है कि मेरा लाडला तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। लेकिन जब तुम माँ बन जाओगी ना, और तुम्हारी गोद में जब वह अपने बच्चे को देखेगा ना, तो फिर देखना वह कैसे अपनी औलाद पर जान छिड़कता है। और फिर लक्ष्य की माँ प्रभा को लक्ष्य के बचपन की बातें बताने लगी, जिसे सुनकर प्रभा कुछ कुछ नॉर्मल हो चुकी थी। अब प्रभा मन ही मन सोचने लगी कि क्या वाकई में लक्ष्य को अपना बच्चा अपनाने के लिए समय चाहिए, और क्या सच में कुछ समय में वह खुद ही ठीक हो जाएगा। फिर कुछ देर बाद जब प्रभा की तबीयत कुछ ठीक हुई, तो उसने अपने हाथों से लक्ष्य के लिए खाना भी बनाया। रात को खाना खाने के लिए लक्ष्य डाइनिंग टेबल पर अपनी माँ और प्रभा के साथ ही बैठा था, लेकिन वह ना तो अपनी माँ की ओर देख रहा था और ना ही अपनी पत्नी की ओर। लक्ष्य की माँ ने तो अपने बेटे को सीने से लगाकर उसे थप्पड़ के लिए माफी भी मांग ली थी, और लक्ष्य ने भी अपनी मुस्कुराहट से उन्हें ये जता दिया था कि उसने अपनी माँ को माफ कर दिया है। लेकिन लक्ष्य प्रभा को तो ऐसे नजर अंदाज कर रहा था जैसे कि वह उसके सामने मौजूद ही ना हो। इसके बावजूद भी प्रभा अपने आप को खुश रख रही थी, लेकिन सिर्फ अपने बच्चे की खातिर। रात को किचन का काम निपटाने के बाद प्रभा ने अपने लिए और लक्ष्य के लिए दूध गर्म किया, और वह गर्म दूध को ट्रे में रखकर अपने कमरे में आ रही थी। और फिर जैसे ही प्रभा ने अपनी कोहनी के सहारे दरवाजे को धक्का दिया, तो पता चला कि दरवाजा तो अंदर से बंद था। प्रभा ने लक्ष्य को आवाज लगाई और कहा, लक्ष्य प्लीज दरवाजा खोलिए, मैं हम दोनों के लिए दूध लेकर आई हूँ। पहले तो लक्ष्य ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर प्रभा के बार बार आवाज लगाने पर लक्ष्य ने कहा, हाँ तो मैं क्या करूं, मुझे तो दूध पीना ही नहीं है। और फिर प्रभा ने दरवाजा खुलवाने के लिए मजाक करते हुए कहा, अरे मम्मी जी देखिए ना, लक्ष्य दरवाजा नहीं खोल रहे हैं।
यह सुनकर लक्ष्य तुरंत ही अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और उसने एक झटके से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही लक्ष्य ने देखा कि उसकी माँ तो बाहर मौजूद नहीं थी, लेकिन लक्ष्य को देखकर प्रभा जोर जोर से हंसने लगी, जिसे देखकर लक्ष्य गुस्से से लाल हो चुका था। प्रभा कमरे में दाखिल तो हो गई थी, लेकिन इससे पहले कि वह दूध लेकर अपने बेड तक पहुंच पाती, लक्ष्य ने गुस्से से उसके बाजू को इतनी जोर से झिझक गया, जिस वजह से प्रभा दर्द से बिलबिला उठी। लेकिन इससे पहले कि प्रभा के मुंह से चीख निकल जाती, लक्ष्य ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा, खबरदार प्रभा, अगर तुम्हारे मुंह से एक भी आवाज निकली तो। प्रभा दर्द और जलन से चीखती हुई खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। लेकिन इस हालत में भी लक्ष्य ने उसे धक्का दिया और कहने लगा, निकल जाओ मेरे कमरे से। अगर तुम इस कमरे में मेरी पत्नी बनकर नहीं रहना चाहती हो तो तुम मेरी पत्नी नहीं बल्कि एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन और एक मोटी ढोल औरत बनना चाहती हो तो अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि अब मेरी जिंदगी में और इस कमरे में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। दूध गिरने की वजह से प्रभा के हाथ और पेट पर अभी भी जलन हो रही थी, इसलिए वह खुद को संभाल नहीं पाई और रेलिंग से जा टकराई। प्रभा के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था और दर्द के मारे उसके मुंह से एक जोर से चीख निकल गई। प्रभा की सास, जो गहरी नींद में सो रही थी, अपनी बहू की चीख सुनकर तुरंत ही जाग गई। अपनी माँ के डर से लक्ष्य ने प्रभा को बाजू से पकड़कर अंदर कमरे में खींच लिया और उसे बाजुओं से घसीटते हुए बिस्तर पर लाकर पटक दिया। लक्ष्य प्रभा के चेहरे को दबोचते हुए कहने लगा, खबरदार प्रभा, अगर तुमने मेरी माँ के सामने एक भी शब्द बोला तो इतनी भी नाजुक मत बनो। प्रभा, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है तुम्हें जो तुम में इतनी मरी जा रही हो। लक्ष्य ने अभी भी प्रभा के चेहरे को दबोच रखा था कि तभी उसकी माँ कमरे में आई और कहने लगी, क्या हुआ प्रभा बेटा, तुम ठीक तो हो ना? प्रभा अपना पेट पकड़कर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी ताकि वह लक्ष्य को फिर से शिकायत का मौका ना दे। लक्ष्य ने अपनी माँ से कहा, अरे कुछ नहीं हुआ माँ, आप भी बिना वजह उठकर आ गई हैं। प्रभा बिल्कुल ठीक है माँ, बस उसे हल्का सा दर्द हो रहा था ना, तो मैंने उसे दवाई दे दी है और अब वह जल्दी ही ठीक हो जाएगी। प्रभा की सास ने जब प्रभा को देखा तो उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अपनी सास के सीने से लगकर अभी के अभी फूट फूट कर रो पड़ेगी। प्रभा की सास उसके पास आई और उसके बालों को सहलाते हुए कहने लगी, प्रभा बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता दो बेटा, मुझे अपनी सास नहीं बल्कि अपनी माँ ही समझो, और अगर तुम कहो तो मैं यही तुम्हारे पास ही सो जाती हूँ। प्रभा की सास बड़े प्यार से प्रभा के बालों को सहलाते हुए यह सब पूछ रही थी, लेकिन उनके पीछे खड़ा लक्ष्य प्रभा को ही घूर रहा था और हाथ के इशारे से प्रभा से कह रहा था, खबरदार प्रभा, अगर तुमने माँ की कोई भी बात मानी तो। प्रभा ने एक गहरी सांस ली और फिर कांपती हुई आवाज में कहने लगी, अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाइए और जाकर सो जाइए, और आप तो बेवजह ही इतना टेंशन ले रही हैं। मुझे तो बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था, इसलिए दूध का गिलास हाथ से गिर गया, लेकिन अब लक्ष्य मरहम पट्टी कर देंगे ना तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। प्रभा ने अपनी सास को यकीन दिलाया कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है, तो वह भी बेफिक्र होकर अपने कमरे में चली गई। लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपनी निगरानी में लक्ष्य से कहकर प्रभा के हाथ पर मरहम जरूर लगवाया था। जैसे ही प्रभा की सास कमरे से बाहर गई तो प्रभा अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोक न सकी और फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है लक्ष्य, प्लीज
मुझे डॉक्टर के पास ले चलो ना, मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है। लक्ष्य, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्या आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है? आखिर मैं भी तो आपकी तरह ही एक जिंदा इंसान ही हूँ ना। तो क्या आपको मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? एक तरफ तो आप कहते हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं और आप मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वहीं दूसरी तरफ आपका ऐसा रवैया, यह प्यार तो नहीं हो सकता है ना। आपको तो सिर्फ मेरी खूबसूरती से ही प्यार है, इसके अलावा आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। यह सुनते ही लक्ष्य से अपने बालों को नोचते हुए कहने लगा, अब बस भी करो प्रभा, इतनी रात हो गई है, पता नहीं क्यों ज्ञान बांटने बैठ गई हो। मैं तुम्हें पसंद करता था, इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी की है, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ यह साबित करने के लिए इतना काफी नहीं है क्या? जरा सा कुछ हुआ नहीं कि तुरंत ही रोने धोने लग जाती है। लाओ, अब यहाँ दिखाओ मुझे अपना हाथ, कहीं तुम्हारा हाथ ज्यादा तो नहीं जल गया ना। यह कहते हुए लक्ष्य प्रभा के करीब आकर बैठ गया और अगले ही पल लक्ष्य प्रभा के जले हुए पेट पर दवा लगाने लगा, जो हल्का सा लाल हो चुका था। प्रभा अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी और उसे अभी भी अपने पेट में उठ रहे दर्द का एहसास हो रहा था, और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि पेट के अंदर अभी भी कुछ कट रहा हो। प्रभा बार बार एक ही बात कह रही थी, लक्ष्य मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चलो ना, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन प्रभा के मुंह से बार बार यह सब सुनने के बाद लक्ष्य ने दराज के एक पेन किलर निकाली और प्रभा के हाथों में थमा दी। प्रभा ने तो मना भी किया था और कहने लगी, नहीं लक्ष्य, प्रेगनेंसी में ऐसे कोई भी पेन किलर नहीं खाई जाती, और मुझे तो डॉक्टर ने बिना पूछे कोई भी मेडिसिन खाने के लिए सख्ती से मना किया है। लेकिन लक्ष्य ने जबरदस्ती प्रभा के मुंह में वह पेन किलर ठूस दी थी और ऊपर से पानी का पूरा गिलास उसके गले में उड़ेल दिया था। लक्ष्य ने कहा, प्रभा, यह तुम्हें डॉक्टर ना बेवजह ही ड्रामा करती रहती है, खुद एक साथ एक एक दवाइयाँ देते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम घर पर ही कोई पेन किलर भी खा लें तो दुनिया भर की बातें सुनाएगी। खैर जो भी था, लेकिन पता नहीं लक्ष्य ने प्रभा को ऐसी कौन सी पेन किलर दी थी जिसने कुछ ही मिनटों में अपना असर दिखा दिया था, और कुछ देर बाद ही प्रभा का दर्द अब काफी कम हो चुका था। कुछ देर बाद लक्ष्य भी प्रभा के पास आकर लेट गया और कहने लगा, देखो प्रभा, आज तो तुमने मेरे प्यार पर सवाल उठा दिया, लेकिन आगे से तुम ऐसा कुछ भी नहीं बोलोगी, समझी ना? माना कि तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं ना कि तुम कभी भी मेरे प्यार पर सवाल खड़ा कर दो। और तुम्हें समझ क्यों नहीं आता प्रभा कि यह मेरा प्यार ही तो है जो मैं तुम्हें रात रात भर सोने नहीं देता और पूरी रात जगाता हूँ। मैं तुम पर अपने प्यार की बारिश करता रहता हूँ। अब तुम ही बताओ प्रभा, अगर मुझे तुम में दिलचस्पी नहीं होती और मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो क्या मैं तुम्हें इस तरह से सारी रात जगाए रखता? अरे मैं तो तुम्हें हाथ तक नहीं लगाता। क्या तुमने कभी सुना है कि कुछ पति तो अपनी पत्नी के पास जाते ही झिझक महसूस करते हैं और अपनी पत्नी के शरीर से आने वाली लहसुन और प्याज की बदबू उन्हें उनके पास भी नहीं जाने देती, और ऐसे ही पति दूसरी शादी भी कर लेते हैं। प्रभा मेरी जान, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा पति तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना है और वह तुम्हारी खूबसूरती को बेस्ट नहीं होने देता, बल्कि रात रात भर जगाकर तुम्हारी खूबसूरती की सराहना करता है। यह सुनकर प्रभा का दिल सहम चुका था और वह लक्ष्य के इस बेदर्द जुनून को ही उसका प्यार समझकर खामोश हो चुकी थी। जबकि बातों ही बातों में लक्ष्य एक बार फिर से प्रभा के करीब आ चुका था।
प्रभा ने भी एक आखिरी बार लक्ष्य से विनती करते हुए कहा, लक्ष्य प्लीज ऐसा मत करो ना, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है और आपके ऐसा करने से मुझे बहुत दर्द भी होता है। लेकिन आज लक्ष्य ने बहुत ही प्यार से प्रभा के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और कहने लगा, प्रभा मेरी जान, सिर्फ एक बार मुझे अपने पास आने दो ना और अपनी सारी प्यास बुझा लेने दो। उसके बाद मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा और यह मेरा वादा है तुमसे। बस सिर्फ आज की रात के लिए मैं तुम्हारी संगत में डूब जाना चाहता हूँ। प्रभा ने भी लक्ष्य की जिद के आगे हार मान ली और एक बार फिर से खुद को लक्ष्य के हवाले कर दिया और आज उसे जितनी भी तकलीफ हुई थी उसने बर्दाश्त करने की पूरी कोशिश की थी। डॉक्टर की सलाह के बावजूद भी प्रभा ने खुद को लक्ष्य के हवाले कर दिया था और अब तो रात के 2 बज चुके थे, लेकिन लक्ष्य तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ देर बाद प्रभा को कमजोरी महसूस होने लगी और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। बेहोश होने से पहले प्रभा ने लक्ष्य से विनती करते हुए कहा, प्लीज लक्ष्य, प्लीज अब बस भी कर दो ना, मुझे चक्कर आ रहे हैं और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी। लेकिन लक्ष्य ने प्रभा के होठों को मसलते हुए कहा, नहीं ना प्रभा, बस कुछ देर और। लक्ष्य ये कहते हुए एक बार फिर से प्रभा के वजूद में खो चुका था और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब प्रभा दुनिया से बेखबर होकर अपनी आंखें बंद कर चुकी थी और वह बस बेहोश होने ही वाली थी, जबकि लक्ष्य लगातार प्रभा के चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहने लगा, नहीं प्रभा नहीं, अपनी आंखें बंद मत करना, यह मेरे सामने देखो प्रभा और मेरा साथ दो, मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। अभी तो लक्ष्य प्रभा को यही कह रहा था, लेकिन प्रभा तो जैसे हर चीज से बेखबर हो चुकी थी और उसकी आंखें बंद होने ही लगी थी। यह देखकर लक्ष्य को प्रभा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और अगले ही पल उसने प्रभा के साथ एक ऐसी हरकत कर दी कि प्रभा के गले से एक जोरदार चीख निकल गई और ऐसा लग रहा था जैसे कि प्रभा की चीख के साथ साथ उसकी जान भी निकल गई हो। आज पहली बार प्रभा को अपने पति से नफरत महसूस हो रही थी, क्योंकि इतनी तकलीफ देने के बाद भी लक्ष्य प्रभा के मुंह पर हाथ रखकर कहने लगा, खबरदार प्रभा, बिल्कुल चुप रहना और अब तुम्हारे मुंह से एक जरा सी भी आवाज नहीं निकलनी चाहिए। जबकि प्रभा दर्द से इतनी तड़प रही थी कि उसकी चीखने और चिल्लाने की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। लक्ष्य की मां लगातार दरवाजा खटखटा रही थी, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले लक्ष्य प्रभा को वार्निंग देते हुए कहने लगा, खबरदार प्रभा, अगर तुमने माँ को कुछ भी बताया तो, वरना तुम्हारा वह हाल करूंगा कि आज का दर्द उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं लगेगा। जैसे ही दरवाजा खुला तो प्रभा अपनी सास के सीने से लगकर फूट फूट कर रोना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने बेड से नीचे उतरने के लिए अपना कदम जमीन पर रखा तो कमजोरी की वजह से वह वहीं धड़ाम से जमीन पर गिर गई। प्रभा को इस तरह से जमीन पर गिरते देखकर लक्ष्य की मां जल्दी से आगे बढ़ी और प्रभा की हालत देखकर ही उन्हें बहुत कुछ समझ में आ गया था, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बेटे को कैसे समझाए ताकि वह अपनी हरकतों से बाज आ जाए। प्रभा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और अब जब डॉक्टर ने उसकी हालत देखी तो वह अपना सिर पकड़कर बैठ गई और कहने लगी, इस बच्ची की शादी किसी जानवर से करा दी गई है या फिर किसी शैतान से। वह तो एक जानवर या फिर शैतान हो सकता है, क्योंकि अगर वह इंसान होता तो ऐसे कभी नहीं करता। इस बच्ची की हालत तो देखिए, मुझे तो लगता है कि आप लोगों ने इस बच्ची की शादी किसी भेड़िए से करा दी है, जिसके लिए यह बच्ची उसकी प्यास बुझाने का बस एक जरिया है। उस भेड़िए का जब भी मन करेगा वह इसे नोच कर अपनी प्यास बुझा लेगा और अपना मकसद पूरा होते ही छोड़कर चला जाएगा।
डॉक्टर की बात सुनकर लक्ष्य की माँ की आंखों में भी आंसू आ चुके थे, क्योंकि आसपास औरतों ने भी उस डॉक्टर की बातें सुन ली थी। लक्ष्य की माँ अपने इलाके में बहुत ही इज्जतदार औरत थी और उनके परिवार और पड़ोस की औरतें उन्हें बहुत ही सम्मान की नजरों से देखती थी। यहाँ बैठी औरतें भी लक्ष्य की माँ को बहुत ही अच्छे से जानती थी, लेकिन फिलहाल तो डॉक्टर की बातें सुनकर सब लक्ष्य की माँ को अजीब नजरों से घूर रही थी और उनके बारे में एक दूसरे से कानाफूसी भी कर रही थी। डॉक्टर ने लक्ष्य की माँ से कहा, बधाई हो आंटी जी, आपकी बहू का बच्चा उसके पेट में ही दम तोड़ चुका है। आप अपने बेटे को फोन करके बता दीजिए कि उसका मकसद पूरा हो चुका है और अब तो उसे इस खुशी के मौके पर मिठाई बांटनी चाहिए और जश्न भी मनाना चाहिए। आज से पहले वह डॉक्टर किसी के लिए भी इतनी ज्यादा इमोशनल नहीं हुई थी, क्योंकि वह एक डॉक्टर थी, लेकिन आखिर वह भी थी तो एक इंसान ही ना। और फिर जो जुल्म प्रभा के साथ हुआ था उसे देखना भी उस लेडी डॉक्टर से बर्दाश्त नहीं हुआ था। तो पता नहीं प्रभा ने उस जुर्म को कैसे सहा होगा, क्योंकि उस डॉक्टर के मुताबिक जो जुल्म प्रभा के साथ किया गया था उसे बर्दाश्त करना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन था। जब प्रभा को होश आया और उसे पता चला कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर चुका है, तो वह फूट फूट कर रोने लगी। प्रभा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और उसका ब्लड प्रेशर बार बार लो हो रहा था। प्रभा की माँ भी अस्पताल पहुंच गई थी, लेकिन प्रभा की सास ने प्रभा के सामने हाथ जोड़ लिए और कहने लगी, प्रभा बेटा, फिलहाल अपनी माँ को कुछ भी मत बताना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। प्रभा ने तो अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन जो औरतें वहां बैठी थी उन्होंने प्रभा की माँ को एक साइड ले जाकर सब कुछ बता दिया। प्रभा अपनी माँ के सीने से लगी फूट फूट कर रो रही थी कि तभी लक्ष्य की माँ ने उसके सामने हाथ जोड़ लिए और उन्हें सारी सच्चाई बताकर अपने बेटे के लिए शर्मिंदा होने लगी। यह सुनकर प्रभा की माँ को लक्ष्य पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन उसने भी ज्यादा गुस्सा तो लक्ष्य की माँ को अपने बेटे पर आया था। लक्ष्य की माँ ने घर जाकर अपने बेटे का गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगी, बेशरम पापी जल्लाद, मुझे तो तुझे अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आती है। मैंने तुझे ना 9 महीने तक अपनी कोख में रखा और जब से तू पैदा हुआ है मेरी सिर्फ एक ही कोशिश रही थी कि मैं तुझे एक अच्छी परवरिश और अच्छे संस्कार दूं ताकि तू एक अच्छा इंसान बन सके, लेकिन तूने अपनी पत्नी के साथ जो कुछ भी किया है ना, मुझे तो तेरे चेहरे से भी नफरत हो गई है और मुझे घिन महसूस होती है तुझे अपना बेटा कहते हुए भी। यह सुनकर भी लक्ष्य की आंखों में बिल्कुल भी शर्म नहीं थी, बल्कि वह तो बड़ी सफाई से झूठ बोलते हुए और खुद को सही साबित करते हुए कहने लगा, माँ, प्रभा झूठ बोल रही है, मैंने उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। प्रभा खुद ही माँ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वह आपके सामने जानबूझकर गिरने का नाटक कर रही थी, जबकि वह तो अपने बच्चे को पहले ही मार चुकी थी। तब लक्ष्य की माँ ने एक बार फिर से अपने बेटे के मुंह पर एक ऐसा जोरदार तमाचा मारा जिसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी थी। लक्ष्य की माँ ने कहा, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती है क्या? एक तो तूने उस बच्ची के साथ पता नहीं क्या किया है कि उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है, और ऊपर से अब तू झूठ भी बोल रहा है कि प्रभा माँ नहीं बनना चाहती थी। अरे वह बच्ची 24 घंटे मेरे सामने रहती थी और मैं उसके दिल को और उसके चेहरे को साफ साफ पढ़ सकती थी कि उसके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन वह बच्ची कभी भी मेरे सामने अपनी तकलीफ अपने चेहरे पर दिखाती नहीं थी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि यह सारा किया धरा तेरा ही है और तू इस दुनिया का शायद पहला बाप होगा जिसने खुद ही अपने हाथों से अपने बच्चे की जान ले ली है,
लेकिन इसकी सजा भी भगवान तुझे दे चुका है, क्योंकि अब प्रभा की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि अब तू कभी बाप नहीं बन सकता। लक्ष्य की माँ जिस तरह से उसका गिरेबान पकड़कर उसके सामने रो रही थी, लक्ष्य को भी थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस तो हुई थी। वहीं दूसरी ओर प्रभा की माँ प्रभा को अपने साथ अपने घर ले गई और प्रभा को भी संभलने में समय तो लगा ही था। पूरे 1 महीने तक प्रभा अपने मायके में रही और इस दौरान प्रभा ने एक बार भी लक्ष्य से फोन पर बात नहीं की थी। लक्ष्य की माँ ने भी अपने बेटे से बात करना बंद कर दिया था और वह कब आता है, कब चला जाता है, लक्ष्य की माँ को कुछ भी पता नहीं होता था। लेकिन फिर भी वह थी तो एक माँ ही ना। 1 महीना अपने बेटे के बिखरे बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी और उसे चुप चुप सा देखकर उन्हें अपने बेटे पर तरस भी आ रहा था। एक दिन रोता हुआ अपनी माँ के कमरे में आया और अपनी माँ की गोद में सर रखकर कहने लगा, माँ माँ, अब मैंने अपने आप को बदल दिया है माँ। क्या आप जानती हैं कि मुझ में यह बदलाव कैसे आया है? और आज मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। गलती नहीं माँ, मैंने तो पाप किया है, पाप। अपने ही हाथों से अपने बच्चे को मार डालने का पाप। और यह एहसास मुझे आज हुआ जब मेरा दोस्त मुझे खुशी से उछलते हुए बता रहा था कि वह बाप बनने वाला है। मेरे सामने ही उसने अपने बच्चे के लिए छोटे छोटे कपड़े खरीदे और वह बहुत खुश होकर मुझे अपने बच्चे के बारे में बता रहा था और मैं बस बना हुआ उसका चेहरा देख रहा था। माँ, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। प्लीज मुझे कुछ तो बताइए ना माँ कि मैं क्या करूँ। मैंने प्रभा के साथ भी बहुत गलत किया है और मैंने उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन अब मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। यह कहते हुए लक्ष्य अपनी माँ की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा, तो उसकी माँ ने भी उसे माफ करके अपने सीने से लगा लिया। अगले दिन लक्ष्य और उसकी माँ दोनों ही प्रभा को लेने उसके घर पहुंच गए। तब उन्होंने देखा कि प्रभा एक तरफ चुपचाप बैठी हुई थी और शायद वह लक्ष्य को अपने सामने देखकर डर गई थी। लक्ष्य की माँ ने प्रभा को भरोसा दिलाया और कहा, देखो प्रभा बेटा, लक्ष्य वाकई में बदल गया है और उसने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया है। लक्ष्य अपनी जिंदगी को तुम्हारे साथ एक नए सिरे से शुरू करना चाहता है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी लक्ष्य को एक मौका दे दो और हमारे साथ वापस चलो। प्रभा खाली खाली मन से अपनी सास और पति को देखने लगी, लेकिन उसने अपनी सास को कोई भी जवाब नहीं दिया और वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। प्रभा ने तो सोच ही लिया था कि अब वह उस घर में कभी वापस नहीं जाएगी, लेकिन उसकी माँ जो उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई थी, वह कहने लगी, प्रभा बेटा, जो भी फैसला करना है सोच समझ कर ही करना। अपना फैसला लेते वक्त एक बात जरूर ध्यान में रखना बेटा कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ अगर लड़कियाँ अपने ससुराल को छोड़ने की पहल करती हैं तो गलत लड़कियों को ही ठहराया जाता है और फिर लड़कियों के लिए और उसके पूरे परिवार के लिए लोग कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, यह तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। वहीं अगर कोई मर्द अपनी पत्नी को तलाक देता है, फिर भी हमारा यह समाज लड़की को ही गलत ठहराता है और फिर यह समाज वाले ना तो लड़की को चैन से जीने देते हैं और ना ही उसके परिवार वालों को। प्रभा ने तो लक्ष्य को तलाक देने का फैसला कर लिया था, लेकिन उसकी माँ की बातों ने उसे एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया था कि अपनी शादी से पहले प्रभा ने अपने पति के लिए न जाने कैसे कैसे सपने देखे थे, लेकिन लक्ष्य तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था।
लक्ष्य तो प्रभा से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, बल्कि प्यार के नाम पर वह तो बस अपने जज्बात ही ठंडे करता था। और फिर लक्ष्य से तलाक लेकर प्रभा किसी और से शादी भी तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि लक्ष्य ने आखिर उसके बदन में छोड़ा ही क्या था। माँ बनना एक औरत के लिए सबसे बड़ा वरदान होता है, लेकिन अपनी मनमानियाँ पूरी करने के चक्कर में लक्ष्य ने प्रभा से उसका यह वरदान ही छीन लिया था। खैर, अपनी माँ और सास की बातें सुनकर प्रभा ने अपने पति को एक और मौका देने का फैसला किया, और वह अपनी सास की वजह से ही लक्ष्य के साथ उस घर में वापस आ गई। प्रभा को तो ऐसा लगा कि लक्ष्य एक बार फिर से उसके साथ वही सब कुछ करेगा जो वह पहले किया करता था। फिर चुपचाप अपने कमरे में बैठी रही, यही सोच रही थी कि अगर आज भी लक्ष्य ने उसके साथ ऐसा कुछ किया भी तो वह भूल जाएगी कि लक्ष्य उसका पति है, क्योंकि आज प्रभा बहुत ही ज्यादा गुस्से से भरी हुई थी। लेकिन जब लक्ष्य कमरे में आया और उसने प्रभा को ऐसे उदास बैठे देखा, तो वह उसके पास आकर बैठ गया। उसने प्रभा के हाथ को अपने हाथ में थामकर उस पर अपने हाथ रख दिए। लक्ष्य ने बहुत ही नर्म शब्दों में कहा, प्रभा, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अब मुझे अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा भी हो रहा है। तुम कहती थी ना प्रभा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन अब मुझे तुमसे बेपनाह प्यार हो गया है, क्योंकि जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी ना, तब मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई है। लेकिन अब मैं तुम्हें वह सारी खुशियां दूंगा जिसकी तुम हकदार हो प्रभा। प्रभा को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब कुछ लक्ष्य कह रहा है। कुछ देर बाद लक्ष्य कहने लगा, चलो प्रभा, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम आज लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे और दिन भी बाहर ही खाएंगे, और मैं तुम्हें शॉपिंग भी करवाऊंगा। पहले तो प्रभा ने इनकार कर दिया, लेकिन फिर लक्ष्य के बहुत जोर देने पर वह मान भी गई, क्योंकि प्रभा को ऐसा लगा था कि लक्ष्य सिर्फ आज के दिन उसका दिल बहलाने के लिए यह सब कुछ कह रहा है। लेकिन अब तो ऐसा हर दिन होने लगा था। लक्ष्य अक्सर प्रभा के लिए कोई ना कोई तोहफा लाता और उसे बाहर घुमाने भी ले जाता था, और अब तो प्रभा भी उस पर भरोसा करने लगी थी। लक्ष्य को एक आखिरी मौका देने के लिए प्रभा ने भी लक्ष्य की ओर अपना रवैया बदल दिया था, और इस दौरान लक्ष्य ने एक बार भी प्रभा के करीब आने की कोशिश नहीं की थी। और अगर रात को सोते वक्त लक्ष्य कभी गलती से प्रभा के ऊपर हाथ रख देता था, तो होश में आते ही वह तुरंत ही उससे दूर हो जाता था। लक्ष्य ने खुद को बदलने की बहुत कोशिश की थी, और उसने खुद को बदल कर दिखाया भी था, लेकिन वह कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, और कुत्ते की दुम को अगर जमीन में भी दिया जाए ना, तब भी वह सीधी नहीं हो सकती, वह टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। लक्ष्य भी शायद कुछ ऐसे ही फितरत का इंसान था, जिसका बदल जाना नामुमकिन सा था। लेकिन धीरे धीरे लक्ष्य की फितरत एक बार फिर से वहीं पर आकर अटकने लगी थी, और उसके सोए हुए जज्बात उसे फिर से वही सब कुछ करने के लिए उकसाने लगे थे, ताकि वह प्रभा से अपना सुकून हासिल कर सके। एक तरफ तो लक्ष्य के लिए खुद को सुधारना और अच्छा इंसान होने का चोला पहनना इतना आसान नहीं था, तो वहीं दूसरी तरफ लक्ष्य के दिल में अपना खुद का बच्चा खोने की चाहत भी पनपने लगी थी, क्योंकि जब वह अपने हम उम्र कजन और दोस्तों को उनके बाप बनने की खुशखबरी सुनाते हुए देखता, तो उसके अंदर ही अंदर जलन महसूस होने लगती थी। एक दिन जब लक्ष्य घर लौटा, तब वह प्रभा का हाथ थामकर कहने लगा, प्रभा, मुझे लगता है कि अब तुम्हारी तबीयत काफी हद तक बेहतर हो गई है, और मुझे भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनो, और मैं वादा करता हूँ कि इस बार मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगा।
यह सुनकर प्रभा के चेहरे के भाव बदल गए और वह कहने लगी, आपने बहुत देर कर दी है लक्ष्य। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया है कि अब मैं दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। मैं तो अब आपके लिए बस आपके इस्तेमाल करने का सामान बनकर रह गई हूँ। प्लीज आप मुझसे माँ बनने की उम्मीद ना ही करें तो अच्छा है। यह सुनकर लक्ष्य के चेहरे की रंगत उड़ गई और वह कहने लगा, नहीं प्रभा, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे बच्चा चाहिए तो बस चाहिए। तुम कुछ भी करो, अच्छे से अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज कराओ, लेकिन मुझे एक बच्चा पैदा करके दो, और वह भी बेटा। प्रभा को अब लक्ष्य की दिमागी हालत पर शक होने लगा था कि यह कैसा इंसान है भला जो किसी वक्त प्रभा को बच्चे होने पर परेशान करके रख देता था और अब जिद में आकर किसी भी कीमत पर बच्चा पैदा करके दो की मांग कर रहा था। लक्ष्य प्रभा को एक बार फिर से डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन डॉक्टर ने भी यही कहा कि प्रभा अब कभी भी मां नहीं बन सकती। इन सब बातों का लक्ष्य के दिमाग पर इतना गहरा असर हुआ कि वह कुछ दिनों तक तो चुप रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे प्रभा के लिए उसका रवैया बदलने लगा था। लक्ष्य हर छोटी छोटी बात पर प्रभा से लड़ता रहता था और उसे बांझ होने का ताना भी देता था, यहाँ तक कि वह प्रभा पर हाथ भी उठा देता था। रोज के ऐसे टेंशन भरे माहौल की वजह से उसकी माँ तो डिप्रेशन में आकर बिस्तर से लग गई थी और अब तो प्रभा को उनकी भी देखभाल करनी पड़ती थी। कभी कभी प्रभा उन्हें ठहरने के लिए पास वाले गार्डन में ले जाती थी, तो कभी कभी घर में ही उनके पास बैठकर उनसे बातें करती थी। एक दिन लक्ष्य घर आकर प्रभा से कहने लगा, प्रभा, मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे जैसी बांझ औरत के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। यह सुनते ही प्रभा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने एक जोरदार तमाचा लक्ष्य के गाल पर दे मारा और कहने लगी, मिस्टर लक्ष्य माथुर, बकवास बंद करो। अपनी तुम होते कौन हो मुझे बांझ कहने वाले? और अगर आज मैं बांझ बन गई हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरी यह हालत हो गई है, वरना मैं तो बिल्कुल ठीक थी। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना पति कहते हुए भी। तुम्हारे जैसा जल्लाद इंसान के लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया और आज तुम ही मुझे बांझ होने के ताने दे रहे हो। कुछ दिनों से हर रोज प्रभा हाथ पर हाथ उठाने वाले लक्ष्य को खुद के मुंह पर आज तमाचा पड़ा तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसने गुस्से में आकर प्रभा को आधी रात को ही घर से बाहर निकाल दिया और कहने लगा, निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत और वेल एजुकेटेड होगी और मुझे मेरा वारिस भी पैदा करके देगी। रात काफी हो चुकी थी। इस बिना कोई वजह बहस किए प्रभा चुपचाप अपने माँ पापा के घर वापस लौट गई। सुबह जब लक्ष्य की माँ को इस बारे में पता चला तो उन्हें अचानक ही दिल का दौरा पड़ा और उनकी वही मौत हो गई। अपनी माँ की मौत की खबर सुनकर लक्ष्य को धक्का जरूर लगा था, लेकिन वह जल्द ही संभल भी गया था। कुछ दिनों बाद लक्ष्य को अपने एक दोस्त की रिश्तेदारी में एक लड़की पसंद आ गई थी जो अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी और वह प्रभा से कई गुना ज्यादा खूबसूरत भी थी। 3 महीने बाद लक्ष्य ने बेला से शादी कर ली और उसे अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले आया। लक्ष्य बेला के साथ भी वही सब कुछ करता था जो वह प्रभा के साथ करता था, लेकिन बेला बहुत ही शातिर दिमाग की लड़की थी और वह बड़ी होशियारी से लक्ष्य का घर और सारी जायदाद अपने नाम करवा चुकी थी। शादी के सिर्फ 4 महीने बाद ही जब बेला प्रेग्नेंट हुई तब लक्ष्य की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन जब 5वें महीने पर लक्ष्य बेला को चेकअप के लिए अस्पताल लेकर गया तो डॉक्टर ने उसे बताया कि बेला जुड़वा बच्चियों की मां बनने वाली है। बेटियों के बारे में सुनकर तो लक्ष्य आग बबूला हो चुका था और घर लौटने के बाद
वह बेला को बेल्ट से मारने लगा और कहने लगा, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई बेटियों को पैदा करने की? तुझे तो मैंने बेटा पैदा करने के लिए कहा था ना, तो फिर यह बेटियां बीच में कहां से आ गई? लक्ष्य बेला को जबरदस्ती कुछ ऐसी मेडिसिन खिला रहा था जिससे कि उसकी बच्चियां इस दुनिया में आंखें ही ना खोल सके, जबकि बेला वह मेडिसिन खाने से साफ इनकार कर रही थी। लेकिन लक्ष्य उसे वह मेडिसिन खिलाकर अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। बेला को इस बात का इतना बड़ा सदमा लगा कि वह पहले कुछ दिन तक तो वह अपनी बच्चियों के गम में बस रोती ही रही, लेकिन फिर जब उसके दिल में लक्ष्य के लिए प्यार की जगह नफरत ने ले ली थी, तो उसने भी लक्ष्य से बदला लेने का ठान लिया। अब भी लक्ष्य हर रात बेला पर बिल्कुल वैसे ही टूट पड़ता था, जैसे उसका भी वही हाल करता था जैसे कि प्रभा का किया करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे लक्ष्य की तबीयत खराब रहने लगी थी और जब वह भी घर आता था तो आते ही सो जाता था। लक्ष्य हर रोज कोशिश करता था कि वह अपनी पत्नी के साथ रोमांस करे, लेकिन अब उसके अंदर से यह इच्छा खत्म होती जा रही थी। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब लक्ष्य बिल्कुल कमजोर हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया था, जबकि बेला पहले से भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। लेकिन भगवान ने लक्ष्य के कर्मों की सजा सिर्फ इतनी ही नहीं लिखी थी, क्योंकि कुछ दिनों बाद जब लक्ष्य अपने ऑफिस से घर लौट रहा था, तब अचानक ही उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और उसकी कमर से नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया। अपनी हालत देखकर लक्ष्य अक्सर चीखता चिल्लाता, लेकिन अब उसकी पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था। आज भी लक्ष्य अपनी हालत पर तरस खाकर रो रहा था कि तभी बेला उसके पास आकर बैठ गई और उसकी शर्ट के बटन बंद करते हुए कहने लगी, बहुत शौक था ना तुम्हें सारी सारी रात अपनी मनमानी करने का, और बड़ा मजा आता था ना तुम्हें अपनी पत्नियों को तकलीफ पहुंचाकर और उन्हें दर्द में तड़पते हुए देखकर। लेकिन भगवान ने तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दे दी है, और यह उसी जुल्म की सजा है जो तुम प्रभा और मेरे साथ करते थे। तुमने दो दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी और तीन तीन अनजन्मे बच्चों की कातिल हो तुम। तुम्हें तो इससे भी बदतर सजा मिलनी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, भगवान ने शायद यह सजा देने का हक मेरे में लिखा है, और मैं तुम्हें यह सजा सुनाती हूँ कि मेरे और प्रभा के बच्चों को मारने के जुर्म में और मुझे और प्रभा को खुद दुख दर्द और तकलीफ देने के जुर्म में आज मैं तुम्हें नामर्द कहकर पुकारूंगी, क्योंकि औरतों पर जुल्म करने वाला इंसान मर्द तो नहीं हो सकता ना। अरे इंसान तो नामर्द होते हैं, नामर्द जैसे कि तुम हो। इतना कहकर बेला अपने कंधे पर बैग लटकाए बाहर निकल गई, जबकि लक्ष्य चिल्लाता हुआ बेड से गिर चुका था, लेकिन आज उसे सहारा देने वाला कोई भी नहीं था। यह सब बातें लक्ष्य की बर्दाश्त से बाहर थी, लेकिन वह इसी लायक था क्योंकि वह औरतों को अपना सुकून हासिल करने का सामान समझता था। कुछ महीने गुजरे तो प्रभा के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे थे, लेकिन उन रिश्तों में एक रिश्ता भी था जो अपने कॉलेज के दिनों से ही प्रभा से प्यार करता था। पुष्कर अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने विदेश गया हुआ था, और जब वह अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौटा तब तक यहाँ प्रभा की शादी लक्ष्य से हो चुकी थी। प्रभा की शादी की खबर ने पुष्कर के दिल को तोड़कर रख दिया था, लेकिन अब जब उसे प्रभा के तलाक की खबर मिली तो उसने एक पल की भी देरी किए बिना अपनी माँ को रिश्ते की बात करने के लिए भेज दिया था। प्रभा ने पहले तो इस शादी से साफ इनकार कर दिया, लेकिन फिर अपनी माँ के समझाने पर वह पुष्कर से मिलने के लिए राजी हो गई। पुष्कर के लिए तो आज भी प्रभा बिल्कुल वैसी ही थी जैसे शादी से पहले हुआ करती थी। प्रभा ने पुष्कर से मिलकर उसे सारी सच्चाई बता दी और यह भी कहा
कि वह अब कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन इसके बावजूद भी पुष्कर ने प्रभा को स्वीकार कर लिया और कहने लगा, प्रभा, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी ना, तो फिर तुम अपने आप को दोष क्यों दे रही हो? प्रभा ने कहा, पुष्कर जी, अब मैं मां नहीं बन सकती तो फिर क्या, फिर भी आपके घर वाले मुझे अपना लेंगे? तब पुष्कर ने कहा, हाँ प्रभा, मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ ही रहते हैं और मुझे पूरा यकीन है मेरी माँ तुम्हें पसंद करेगी, मेरी माँ की पसंद होगी। फिर उसी महीने एक अच्छा मुहूर्त देखकर प्रभा और पुष्कर की शादी करा दी गई। प्रभा को हमेशा लगता था कि सभी पुरुष एक जैसे ही होते हैं, बिल्कुल लक्ष्य की तरह, लेकिन पुष्कर ने उसे जो प्यार और सम्मान दिया उसने प्रभा की सोच बदल दी। वह पूरी तरह से उसके प्यार में डूब चुकी थी। शादी के 1 साल बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। उस समय पुष्कर शहर से बाहर था क्योंकि वह एक सीनियर सर्जन था और अक्सर गंभीर मामलों के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता था। पुष्कर की मां ने बिना देर किए प्रभा को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कुछ जांच करने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, आप मां बनने वाली हैं। यह सुनकर प्रभा को एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ। वह स्तंभ रह गई और मन में कई सवाल उमड़ने लगे। उसने डॉक्टर से कहा, लेकिन यह कैसे हो सकता है? मेरी रिपोर्ट्स तो कुछ और ही कहती थी। डॉक्टर ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मैंने आपकी सारी रिपोर्ट दोबारा चेक की है और सच कहूं तो विज्ञान के हिसाब से यह संभव नहीं था, लेकिन दुनिया में कुछ चीजें विज्ञान से परे होती हैं। इसे आप भगवान का चमत्कार समझिए, क्योंकि उनकी मर्जी के आगे कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभा की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। जब पुष्कर को यह खबर मिली तो वह खुशी से फूला नहीं समाया। उसने तुरंत अस्पताल फोन किया और मां से प्रभा की तबीयत के बारे में पूछा। जैसे ही वह घर लौटा, उसकी आंखों में वही प्यार और कृतज्ञता थी जो उसने पहली बार प्रभा को देखकर महसूस की थी। 9 महीने बाद प्रभा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उसकी आंखें प्रभा जैसी थी, नाक पुष्कर से मिलती थी और रंग दूध सा उजला था। बालों का रंग पुष्कर की तरह घना और काला था। जब पुष्कर ने पहली बार अपने बेटे को गोद में लिया तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने प्यार से प्रभा का हाथ थामा और कहा, तुम मेरी ताकत थी, हो और हमेशा रहोगी। अब हमारा बेटा हमारी जिंदगी को और भी खूबसूरत बना देगा। प्रभा ने हल्की मुस्कान के साथ सोचा, अब मैं पूरी हूँ। मेरी दुनिया में अब कोई अधूरापन नहीं रहा। अब उनकी जिंदगी में सिर्फ प्यार, सम्मान और खुशियों की रोशनी थी। दोस्तों, इसी तरह की और कहानी सुनने और पढ़ने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल DL हिंदी स्टोरी पर। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।